हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डार्क ईस्ट लेक्चर सीरीज में हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 का आज लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका टॉपिक है, दो टॉपिक्स बचे हैं आपके, एक फिबोनाची हीप और उसके बाद स्किप लिस्ट एंड ट्राइज। ठीक है, तो 9th लेक्चर में आज हम फिबोनाची हीप को वाइंड अप करेंगे बेटा। तो चलिए, इससे पहले हमने बाइनोमियल हीप पढ़ा है ना। तो सबसे पहले एक एक करके इनके दोनों की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि किस तरह फिबोनाची हीप बाइनोमियल हीप से डिफरेंट है, क्या नई चीजें हैं, किस तरह इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या किस तरह से प्रॉब्लम्स आई हैं, एक बार उन पे भी ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिबोनाची हीप को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझ, चलिए एक डायग्राम से इसको देखते हैं। ये मान लीजिए, सपोज ऊपर वाला डायग्राम आप एक बार ऑब्जर्व करें, ये एक फिबोनाची हीप है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, जो ये नोड्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ नोड्स आपको ब्लर्ड नजर आ रहे हैं, ये इसके नॉर्मल नोड्स हैं और कुछ नोड्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, ये है मार्क्ड नोड्स। जब भी हम फिबोनाची हीप की बात करते हैं तो जितने भी नोड्स यहां पर होते हैं उनमें से कुछ नोड मार्क होते हैं और कुछ अनमार्क्ड होते हैं। तो ये जितने भी नोड्स हैं जो आपको ग्रे दिख रहे हैं, ये सारे अनमार्क्ड हैं और जो ब्लैक में शो हो रहा है ये एक मार्क्ड नोड है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम बाइनोमियल ट्रीज को कहते थे, बाइनोमियल ट्री क्या होता था, कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता था, लेकिन बाइनोमियल हीप में क्या था, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, है ना। जितने भी ट्रीज थे उस पर्टिकुलर हीप के अंदर वो सारे बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जितने भी ट्रीज हैं जरूरी नहीं है कि वो बाइनोमियल ट्रीज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे बाइनोमियल ट्री आप चेक कर लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वहां पर जब हम बाइनोमियल हीप पढ़ते थे कि एक ही डिग्री वाला, सिंगल डिग्री वाला एक यूनिक ट्री होना चाहिए। मतलब कोई भी दो ट्री हमारे ऐसे नहीं हो सकते जिनकी डिग्री सेम हो, है ना। लेकिन फिबोनाची हीप में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिबोनाची हीप में रिपीटेड डिग्री वाले ट्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, अगर आप ये कहें कि क्या ये एक बाइनोमियल ट्री है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री देखिए, रूट की डिग्री कितनी है, 1 2 3, है ना। और बाइनोमियल ट्री क्या कहता था कि अगर किसी भी नोड की डिग्री k है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2⁻k। तो बताओ, अगर इसकी क्या इसमें 8 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं, इसमें 8 नोड्स नहीं है। इसका मतलब ये एक वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। तो बात क्या हुई कि फिबोनाची हीप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज एंड ऑल दोज ट्रीज आर नॉट नेसेसरली बी एंड बाइनोमियल ट्री। ठीक है, सिंपल ऑर्डिनरी ट्रीज हो सकते हैं, रिपीट डिग्री हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी ट्री होंगे, चाहे उसकी डिग्री 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कितनी भी डिग्री हो, वो सारे मीन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, मीन हीप का मतलब क्या हुआ कि जो ट्री है आपका, उसमें जो स्मॉलेस्ट की है वो उस पर्टिकुलर ट्री का रूट बनेगी और रूट लिस्ट पर सारी स्मॉलेस्ट कीज होंगी ट्रीज की। ठीक है, अब इतनी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम जो फिबोनाची हीप है उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह उसकी जो रूट लिस्ट है, उसके जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। देखिए, अब देखो ध्यान से, ये जो रूट लिस्ट है ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह से कनेक्ट होती है। किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर जितने भी नोड्स हैं वो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह कनेक्टेड होते हैं। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट किसे कहते थे, ध्यान करिए, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। अगर मैं इस तरह 3 नोड्स की बात करूं, मान लीजिए ये मेरे पास 3 नोड्स हैं, है ना। तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती थी कि पहले ऐसे ये वाला नोड अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, ये अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, और लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले का एड्रेस होल्ड करता है। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होती थी। अगर मैं इसे कहूं कि ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबली का क्या मतलब हुआ कि हर एक नोड अपने से पहले वाले और अपने बाद वाले नोड का भी एड्रेस होल्ड करता है ना। अपने से पहले वाले का और अपने से बाद वाले का, दोनों तरह से एड्रेस ये होल्ड करता है। उसे कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें दोनों डायरेक्शन में पॉइंटर्स होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब हम फिबोनाची हीप की बात करेंगे तो जो रूट लिस्ट है या जो एक पर्टिकुलर किसी भी नोड के चिल्ड्रन हैं, तो सारे के सारे सिबलिंग्स जो होंगे वो आपस में डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह अरेंज्ड होंगे। मतलब सबके पास अपने से राइट वाले और अपने से लेफ्ट वाले के लिए इंफॉर्मेशन होगी। दोनों को, लेफ्ट और राइट दोनों तक हम पहुंच सकते हैं, दोनों के लिए पॉइंटर्स होंगे। ठीक है बेटा, और ये मिन हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगली चीज क्या है कि इसमें से पूरे हीप में कुछ नोड्स मार्क नोड्स भी होते हैं। अभी हम धीरे धीरे, जब मैं डिलीशन कराऊंगी आपको फिबोनाची हीप का,
वहां आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्क्ड नोड का क्या मतलब है या किसी भी नोड को मार्क कब किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हीप आपको नजर आ रहा है इसमें जितने भी ग्रे वाले नोड्स हैं वो अनमार्क्ड नोड्स हैं। अनमार्क्ड मतलब जो मार्क्ड नहीं है, ये क्या नोड्स हैं? अनमार्क्ड। ठीक है, और ये जो हैं ये कैसे हैं? मार्क्ड नोड्स। ये मार्क्ड नोड्स हैं, मतलब ये पहले से मार्क्ड हैं। तो इसमें टोटल कितने मार्क्ड नोड नजर आ रहे हैं आपको? 2। ये 2 नोड जो हैं ये मार्क्ड नोड्स हैं और ये बाकी जितने भी ग्रे हैं ये सारे अनमार्क्ड नोड्स हैं। ठीक है बेटा, अब एक बार फिबोनाची हीप की प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते हैं। देखिए, इट इज अ सेट ऑफ मिन हीप ऑर्डर ट्रीज। मिन हीप ऑर्डर, जब मैं आपको बताया जो सेट ऑफ ट्रीज है, लेकिन जो ट्री है वो बाइनोमियल ट्री नहीं है, लेकिन जितने भी ट्री है वो मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चलिए, इट कैन हैव मल्टीपल ट्रीज ऑफ इक्वल डिग्री एंड ईच ट्री डजंट नीड टू हैव 2 रेज़ टू द पावर k चिल्ड्रंस, है ना। 2 रेज़ टू द पावर k नोड्स की जरूरत नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड बाइनोमियल, जरूरी नहीं है कि एक बाइनोमियल ट्री रहे, क्योंकि ये बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। फिबोनाची हीप इज एक्सेस्ड बाय अ पॉइंटर h min। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज h डॉट min। क्या है? देखिए, जब हम हीप की बात करते हैं तो जब बाइनोमियल हीप की हम बात करते थे तो क्या होता था, ये जो पूरी रूट लिस्ट थी, जितने भी ट्रीज थे वो सारे रूट लिस्ट में थे, और उसके बाद यहां पर हम एक हेड पॉइंटर लगा देते थे, है ना, और वो हेड पॉइंटर इस पहले वाले ट्री के जो रूट है उसको पॉइंट करता था। फिबोनाची हीप में ऐसा नहीं होता। फिबोनाची हीप में रूट लिस्ट को मेंटेन और मैनेज करने के लिए एक मिनिमम पॉइंटर होता है जो कि पूरी रूट लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको रूट लिस्ट के ऊपर किसी ट्री पर जाना है तो इसके थ्रू आप उस ट्री तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? h डॉट मिन कहां लगाए? देखो, रूट लिस्ट पर जितने भी नोड्स हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो h डॉट मिन को हमने 3 के ऊपर लगा के सेट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से फिबोनाची हीप जो रूट लिस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए h डॉट मिन का यूज करती है। ठीक है बेटा, चलिए और देखिए। हाँ, फिबोनाची हीप h is accessed by a pointer h dot min to the root of a tree containing the minimum key. Correct? If more than one root has a key with the minimum value, then any such root may serve as the minimum node. मतलब अगर सेम नोड, मतलब 2 नोड हैं जिनकी वैल्यू सेम है और दोनों मिनिमम है, जैसे मैं यहां कहूं अगर यहां पर 2 नोड होते, 2 ट्री होते और दोनों का रूट 3 होता, तो दोनों में से हम किसी एक को भी मिनिमम बना लेते। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है? अगर फिबोनाची हीप में कोई एलिमेंट नहीं है तो नेचुरली h डॉट मिन जो होता है वो निल होता है। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम एलिमेंट ही नहीं है। अगला देखिए, ऑल द रूट्स एंड सिबलिंग्स आर स्टोर्ड इन अ सेपरेट सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, जो अभी बताया आपको। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज दैट डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द ट्री टेक्स यूनिट ऑफ 1 टाइम। ये हमें पता है, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस हम इसमें करते हैं। देखो, यूनिट ऑफ, अगर आपने डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट ली हुई है और आपको किसी एक नोड को डिलीट करना है, तो नोड को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल एक यूनिट ऑफ टाइम में बस आपको पॉइंटर्स अटैच करने हैं, है ना, कि ये इसे पॉइंट करने लगे और ये इसे पॉइंट करने लगे। तो डिलीशन में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा। इंसर्शन में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के अपने इंसर्शन डिलीशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, ईच नोड इज मार्क्ड और अनमार्क्ड। ठीक है, अनमार्क्ड रिप्रेजेंट द नोड हैज लॉस्ट 1 चाइल्ड। अभी पता चलेगा एक ये चीज, ये पॉइंट जब मैं डिलीशन पढ़ाऊंगी वहां आपको उसकी क्लैरिटी आएगी। एक चीज है, यहां पर एक फॉर्मूला है कि जब भी हम फिबोनाची हीप की बात करते हैं तो फिबोनाची हीप में एक पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट होता है और उसकी वैल्यू कैसे मिलती है? देखिए, नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज। नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज का मतलब जो फिबोनाची हीप है उसमें कितने ट्रीज हैं, कितने ट्रीज हैं, मल्टी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड नोड्स। ठीक है, जैसे इधर देखिए, इसमें कितने रूटेड ट्रीज हैं? 1 2 3 4 5। टोटल रूटेड ट्रीज कितने हैं? 5, है ना, मल्टीप्लाइड प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड नोड्स। कितने मार्क्ड नोड्स हैं इसमें बेटा? इस पर्टिकुलर में कितने मार्क्ड नोड नजर आ रहे हैं हमें? 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर रख के हम किसी भी वैल्यू को, पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ मार्क्ड नोड, नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ मार्क्ड नोड्स। यहां 4 कैलकुलेट किया हुआ है, हो सकता है यहां पर एक आधे मार्क्ड नोड आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां मार्क्ड नोड मैंने 3 शो की है, इन्हीं 3 मार्क्ड नोड के साथ साथ हम एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। चलिए अब देखिए, यहां पर देखो, अब जैसे हमने बाइनोमियल हीप में पढ़ा था, बाइनोमियल हीप में हमने जो जो ऑपरेशंस पढ़े वो ही सारे ऑपरेशन हम फिबोनाची हीप के लिए पढ़ते हैं।
ठीक है। फिबोनाची हीप बेसिकली क्या करता है, सबसे पहली चीज क्या सीखेंगे कि जब कोई नया फिबोनाची हीप हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करें। चलिए देखिए, द प्रोसीजर एलोकेट्स एंड रिटर्न्स द फिबोनाची हीप ऑब्जेक्ट एच। आपको अगर कोई नया फिबोनाची हीप बनाना है तो कुछ नहीं करता, बस एक नया हीप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा और उसके जो h डॉट n है उनको 0 सेट कर देगा। मतलब अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई की हमने इंसर्ट नहीं की, कोई नोड नहीं है, नया हीप बनाया और बस उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके छोड़ दिया। और h डॉट मिन जो है उसे निल बना के छोड़ देंगे, क्योंकि कोई नोड ही नहीं है, कोई ट्री नहीं है, तो h डॉट मिन कहां लगाएंगे। तो कुल मिला के मेक फिबोनाची हीप क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप नाम का, और उसमें जब आप नोड को इंसर्ट करते हैं तो वो हीप कंस्ट्रक्ट होता चला जाता है। ठीक है बेटा। तो अब अभी तक इसमें क्योंकि कोई ट्री नहीं है तो हमने इन दो पैरामीटर्स को नल से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये काम कितनी देर में होगा, कांस्टेंट टाइम में। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कांस्टेंट टाइम में ये काम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी हम फिबोनाची हीप के केस में बात करते हैं तो यहां पर हम एक्चुअल कॉस्ट की बजाय अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की बात करते हैं। अब ये अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज है। अमोर्टाइज एनालिसिस का मतलब है, सपोज आप कुछ n नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब आपको किसी एल्गोरिथम की अमोर्टाइज कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो आपने अगर किसी ऑपरेशन को n टाइम परफॉर्म किया है ना, तो जितनी बार आपने ऑपरेशन को परफॉर्म किया उतनी बार जितना जितना आपको टाइम लगा, जितने जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन आपने किए, आप उसको n से डिवाइड कर देंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे। जितने भी नंबर ऑफ टाइम आपने ऑपरेशन किया, हर बार जो जो टाइम आपको लगा उन सबको नंबर ऑफ टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज कॉस्ट निकलेगी उसको हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। तो जब भी फिबोनाची हीप को एनालाइज करते हैं तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के बेसिस पर ही हम इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है बेटा। तो बस क्या इंपॉर्टेंट बात थी, ये देखिए यहां पर जो अभी हमने बात की थी, ये कि जो पोटेंशियल फंक्शन है, ये पोटेंशियल फंक्शन ही बेसिकली हमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला डाल के यहां छोड़ा हुआ है। ठीक है। यहां पर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मार्क्ड नोड्स थे वो 3 थे, तो यहां 3 करके यहां पे हम इसको हटा के 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। जो पोटेंशियल फंक्शन है आज तक वैसे कभी आया नहीं है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिबोनाची हीप का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो हमें डिराइव नहीं करनी, अमोर्टाइज कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली आपको याद रखनी है। चलो अब देखो, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ते हैं। तो अगर हमें नया हीप बनाना है तो उसके लिए तो कांस्टेंट टाइम में बस एक हीप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको हम बिग ऑफ 1 टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। अब फाइंडिंग द मिनिमम नोड, बताइए क्या ये मुश्किल होगा? मिनिमम नोड को फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है फिबोनाची हीप में। क्यों? क्योंकि फिबोनाची हीप ऑलरेडी एक मिनिमम पॉइंटर को मेंटेन करके रखता है ना। जब आप फिबोनाची हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी भी ट्री का वो उसके रूट पर होता है, और पूरे रूट का जो सबसे स्मॉलेस्ट की वाला नोड है उस पर हम h डॉट मिन को लगा के रखते हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने में सिर्फ यूनिट टाइम हमें लगता है। बढ़िए, द मिनिमम नोड ऑफ अ फिबोनाची हीप इज गिवन बाय द पॉइंटर h डॉट मिन, डायरेक्टली मिल जाता है, वहां से हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, अब अगला है कि हमें अगर फिबोनाची हीप में कोई नोड इंसर्ट करना है तो उस केस में क्या करेंगे। एक नया नोड हमें इंसर्ट करना है। देखिए बहुत सिंपल ऑपरेशन है। जैसे कि फिबोनाची हीप की बजाय अगर मैं बाइनोमियल हीप की बात करूं तो बाइनोमियल हीप में क्या करना पड़ता था, एक नोड को जब इंसर्ट करते थे तो उस सिंगल नोड का एक अलग से हीप बनाते थे, है ना, और फिर उन दो हीप को हम आपस में यूनियन परफॉर्म करते थे, तब वो बाइनोमियल हीप बनता था। लेकिन यहां पर ये ऑपरेशन बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है कि एक आपका एग्जिस्टिंग, पहले एग्जांपल से समझेंगे फिर उसे हम सूडो कोड से रिलेट करेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा एग्जिस्टिंग फिबोनाची हीप है। अब इस हीप में मुझे 21 इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट, लिख देती हूं मैं यहां पर, इट विल इंसर्ट 21। इस हीप में 21 को इंसर्ट करो। कैसे करेगा ये? सिंपल, जो इसकी रूट लिस्ट है उस रूट लिस्ट के अंदर उस 21 वाले नोड को इंसर्ट कर देगा। बस रूट लिस्ट का पार्ट बन जाएगा 21 वाला नोड। और कहां लगाएंगे उसको? शुरू में देखेंगे, ये देखो 0 डिग्री वाले नोड्स हैं, है ना। जैसे ही उसकी बड़ी डिग्री आएगी उससे पहले उसको कहीं पर हम इंसर्ट करके छोड़ देंगे। ठीक बात है। अब ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है जिस नोड को हम नया इंसर्ट कर रहे हैं उस नोड की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से कम हो।
अगर इस नोड की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम होती तो हम एच डॉट मिन वाले पॉइंटर को भी शिफ्ट कर देते हैं उस नए वाले नोड पर। अगर ये मिनिमम से ज्यादा है तो उस केस में ये ट्री, ये जो हीप है हमारा, ऐसा कैसे रहता है और नया नोड जो होगा वो हम इंसर्ट करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम कोई नया नोड इंसर्ट करेंगे वो नोड हमेशा अनमार्क्ड रहेगा। तो नया नोड हमने 21 इंसर्ट किया और ये जो 21 है ये अनमार्क्ड नोड की तरह ही इंसर्ट होगा। अ न्यू नोड, व्हेन अ न्यू नोड इज एडेड टू अ फिबोनाची हीप, इट इज ऑलवेज एन अनमार्क्ड नोड। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए कि इस काम को करने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड है। देखने में बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी एल्गोरिथम्स हैं। आप अगर सीधा इसका ऑपरेशन याद रखेंगे तो इसे आप एक बार पढ़ के दोबारा से खुद लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या करता है फिबोनाची हीप इंसर्ट। H एक फिबोनाची हीप है, एग्जिस्टिंग हीप है जिसमें X नाम का कोई नया नोड है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। X इज द नोड विच वी वांट टू इंसर्ट। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, X को क्रिएट कर लें। जो नोड हमें इंसर्ट करना है पहले उस नोड को क्रिएट करते हैं। जब हम उसे क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब जैसे मैंने 21 को क्रिएट किया, 21 क्रिएट हो गया। क्रिएट होने का क्या मतलब है कि इसके जो पेरेंट है वो नल हो जाए क्योंकि रूट लिस्ट पे आएगा ये। तो एक एक करके इसके सारे जो पॉइंटर्स हैं जो हीप के अंदर रिक्वायर्ड है उन सब पॉइंटर्स को सेट करो। सबसे पहले क्या है, डिग्री 0 कर दो क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। इसके पेरेंट को निल कर दो, पेरेंट वाला जो पॉइंटर है उसे निल कर दो। चाइल्ड वाला जो पॉइंटर है उसे भी निल कर दो। एक बात याद रखना बेटा, देखो जैसे ये फिबोनाची हीप है इसमें हर नोड अपने एक चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करता है। ध्यान रखना ये जो 3 है इसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, लेफ्ट वाले की होगी, लेफ्ट वाले का पॉइंटर होगा, राइट वाले का पॉइंटर होगा, एक चाइल्ड का पॉइंटर होगा, इसकी डिग्री होगी और इसकी की वैल्यू होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन एक नोड के अंदर आएंगी। क्या क्या, लेफ्ट वाले का एड्रेस, राइट वाले नोड का एड्रेस, एक चाइल्ड का एड्रेस, इसकी डिग्री और इसकी की वैल्यू। ये 4-5 चीजें इसके पास होती हैं। और हर एक नोड के पास एक फ्लैग भी होता है जो ये बताता है कि वो नोड अनमार्क्ड है या मार्क्ड है। ठीक बात है। तो यहां पर क्या हुआ, अब अगला क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए, बाइनोमियल हीप में क्या होता था कि अगर 3 चिल्ड्रन हैं तो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की का एड्रेस वो होल्ड करता था, है ना। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 सिर्फ 18 का एड्रेस होल्ड करता वहां पर, और ये सिबलिंग के थ्रू सब पूरी की पूरे नोड्स को हम एक्सेस कर लेते। लेकिन फिबोनाची हीप में क्या होता है कि तीनों में से किसी एक का भी एड्रेस, किसी एक भी चाइल्ड का एड्रेस ये होल्ड कर सकता है। अभी फिलहाल मान लो ये 52 का होल्ड कर रहा है, 18 का भी कर सकता था, 38 का भी कर सकता था। क्यों, क्योंकि जितने भी इसके चिल्ड्रन नोड हैं वो सारे के सारे डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में अरेंज्ड हैं। अगर हम किसी एक के पास पहुंच जाएं तो हम किसी भी नोड को एक्सेस आगे पीछे जाके कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हुआ, जब भी नया नोड क्रिएट होगा तो उसका पेरेंट वाला पॉइंटर सेट होगा, है ना, निल पे सेट हो जाएगा, उसकी डिग्री निल हो जाएगी, उसका जो चाइल्ड है वो भी निल हो जाएगा क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है। एक्स डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स, क्या बताया कि जो नोड है उसका जो मार्क वाला फ्लैग है वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। एक्स डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि वो नोड मार्क नहीं है। अगर फॉल्स की बजाय हम उसे ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब जो नोड है वो मार्क हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक तो हमने क्या किया, देखो फिर यहां तक हमने क्या किया, देखो सेटिंग अप the new node pointers, है ना। उसके बाद अगर h डॉट मिन इक्वल टू निल है, इसका क्या मतलब है, अगर ये जो आपका हीप है ये पहले से ही एम्प्टी है, उसमें h डॉट मिन नहीं है, ये किस केस में बात होगी कि ये जो है हीप ये एम्प्टी है, इसका मतलब एम्प्टी हीप, एम्प्टी हीप की जो कंडीशन है उसको ये चेक कर रहा है। अगर हीप पहले से एम्प्टी है तो आप एक नई रूट लिस्ट बनाओ जिसमें कि सिर्फ एक्स होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, नया एक रूट लिस्ट जनरेट करेगा, मतलब नया एक हीप बनाएगा और एक्स जो होगा वो उसका पहला नोड होगा, और जो एक्स की वैल्यू होगी उसी पे एच मिन लगा दो। भाई हम क्या कह रहे हैं, हमने एक नया नोड बनाया 21, अगर पहले से एग्जिस्टिंग बाइनोमियल हीप नहीं है तो बस यही हमारा एच डॉट मिन है, बस ये बात कह रहे हैं, है ना। और इसके सारे जो पॉइंटर्स थे वो हमने सेट कर दिए। नहीं तो अगर एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग के केस में क्या करेंगे, इंसर्ट एक्स इनटू द एक्स रूट लिस्ट। हमने क्या किया, क्या था, इसको इसकी रूट लिस्ट में ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और अगर एक्स की मिन की से छोटी है, एक्स की अगर मिन की से छोटी है तो इसको एक्स डॉट मिन लगा दो इस पे, वरना इस पे एच डॉट मिन मत लगाओ, सिंपल बात है। तो अगर इसकी की छोटी है तो एच डॉट मिन को एक्स पे लगा दो,
बस अगर छोटी नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो। हमने क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया। और ये काम करने के बाद इससे इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें जितने भी नंबर ऑफ नोड्स थे इसमें नंबर ऑफ नोड्स एक इंक्रीज हो गया। तो क्या किया, एच डॉट एन इज इक्वल टू एच डॉट एन प्लस वन। एच डॉट एन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स विच आर एग्जिस्टिंग इन योर बाइनोमियल हीप, वो एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बाइनोमियल हीप में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर हीप खाली है तो पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दो, नहीं तो रूट लिस्ट पे जाके उसे इंसर्ट करो और एचमिन पॉइंटर को अपडेट कर दो अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है बेटा, चलिए ये भी बिग O ऑफ वन टाइम, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बिग O ऑफ वन होती है। ठीक, क्योंकि इसमें देखो कोई लूप आपको नजर नहीं आ रहा, सारे कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम स्टेप्स हैं। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दो हीप्स का यूनियन करना है। बाइनोमियल हीप जब हमने पढ़े थे तो हीप का जो यूनियन था वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था, है ना। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हम करते थे वहां पर हम बाद में उसको दोनों हीप्स को यूनिफाई जरूर करते थे। यहां सबसे सिंपल है, क्या करना है, आपको दो हीप दिए हैं, उन दोनों हीप्स को अगर यूनियन करना है तो कुछ नहीं, बस उनकी रूट लिस्ट को आपस में जोड़ देना है। मतलब इस तरह से देखिए, सपोज ये एक हीप है, मैं वैल्यूज नहीं रख रही हूं, डायरेक्टली आपको बता रही हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है h1 डॉट मिन, ये पहला हीप है h1 और ये है आपका दूसरा हीप। सपोज दिस इज योर सेकेंड हीप एंड दिस इज h2 डॉट मिन। ठीक है, तो हम इन्हें यूनियन कैसे करेंगे, सिंपल इनकी जो रूट लिस्ट है उन रूट लिस्ट को आपस में कंबाइन कर देंगे, दैट्स इट। बस अब ऐसे करके ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है, रूट लिस्ट को आपस में कंबाइन कर दो, वो अपने आप यूनियन बन जाता है। और कंबाइन करने के बाद क्या करना है, चेक करना है कि h1 का जो मिनिमम है और h2 का जो मिनिमम है, इन दोनों में से जो छोटा है उसे फाइनली हम h डॉट मिन बना देंगे। ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, h, है ना। ये क्या है, h1, ये है h2। जब हम इन्हें दोनों का यूनियन करेंगे तो पूरा बन जाएगा h। बस हमें रूट लिस्ट को कनेक्ट कर देना है। कहां कनेक्ट होगी, कैसे कनेक्ट होगी, ये भी नहीं सोचना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन हमारे पास नहीं है, हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रीज हो वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इनकी रूट लिस्ट को कंबाइन करना है और ये जो h डॉट मिन होगा फाइनल, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो फाइनल जो ट्री होगा उसका h डॉट मिन बन जाएगा। तो देखिए, द फॉलोइंग प्रोसीजर यूनाइट्स फिबोनाची हीप्स h1 एंड h2, और ये h1 h2 के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हटा के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसका नाम होता है h। ठीक, तो क्या करेगा, सबसे पहले ज्वाइन रूट लिस्ट ऑफ फिबोनाची हीप्स h1 एंड h2 एंड मेक अ सिंगल फिबोनाची हीप h। दोनों को का यूनियन परफॉर्म करेंगे तो एक नया हीप बनेगा, उसको क्या कह रहे हैं, h कह रहे हैं। अब h1 डॉट मिन अगर h2 डॉट मिन से छोटा है तो h डॉट मिन जो होगा वो h1 डॉट मिन बन जाएगा, नहीं तो h2 वाला जो होगा वो फाइनल का मिन बन जाएगा। बस ये 3 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, ज्वाइन करना है और उसका जो मिनिमम है, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो फाइनल वाले का मिनिमम बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसकी भी, ये भी क्या है, बिग O ऑफ वन टाइम में, है ना। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम्स हैं। अब तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि डायरेक्टली आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं है ना। जैसे आपको इंक्रीजिंग डिग्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनोमियल ट्री की अपने आप में ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको वो कहीं कुछ मैनेज नहीं करनी है। ठीक बात है, और रिपीटेड भी हो सकती हैं डिग्रीज। तो ये सब, ये फ्लेक्सिबिलिटीज जो हैं वो फिबोनाची हीप को एक सिंपलर इंप्लीमेंटेशन वाला डेटा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको धीरे धीरे पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद हम इसके पर्टिकुलर वहां तक आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए बेटा, पहले इस एग्जांपल से समझो, उसके बाद हम सूडो कोड पे बात करेंगे। क्या है, सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड। फाइंडिंग द मिनिमम और एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फाइंडिंग द मिनिमम है कि आपको रूट लिस्ट पर आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, आपको निकालना नहीं है वहां से। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो मिनिमम वाला नोड है उस नोड को ही हटा देना है ना, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो अब देखिए क्या है, अब वहां तक पहुंचना तो हमारे लिए बड़ा सरल है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि मिनिमम एलिमेंट को पहले से पॉइंट कर रहा है, तो वो पॉइंटर तक पहुंच गए हम यहां आ गए। ठीक बात है। अब क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर नोड को एक्सट्रैक्ट करना है। ध्यान से समझिए एक बार में, इस नोड को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इसके जितने भी कनेक्शंस हैं उन सारे कनेक्शंस को मैं क्या करूंगी, ब्रेक कर दूंगी।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सारे कनेक्शंस को आप ब्रेक कर दो और इसे इस रूट लिस्ट में से निकाल लो। जब ये नोड रूट लिस्ट से निकल जाएगा तो इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे रूट लिस्ट पर ऐड हो जाएंगे। देखिए क्या हुआ, 3 को हमने यहां से हटा लिया, 3 के चिल्ड्रन कौन थे, ये तीनों, है ना, ये तीनों जाके रूट लिस्ट पर अटैच हो जाएंगे इसकी प्लेस पे। ये 18 यहां आ जाएगा, 52 यहां आ जाएगा, 38 यहां आ जाएगा, इनकी जो की है वो एज इट इज लगी चली जाएंगी। तो देखिए इतना जो है ये रूट लिस्ट पर आ गया, है ना, 3 हटा दिया और इसके जो चिल्ड्रन थे उनको हमने रूट लिस्ट पर अटैच कर दिया। पहला काम तो हमारा ये है, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जब भी हम मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक प्रोसेस, एक ऑपरेशन को फॉलो करना होता है। कब तक करना है, जब तक इस पूरे के पूरे हीप में 1 डिग्री का एक सिंगल ट्री बचे, मतलब जितने भी ट्रीज एग्जिस्टिंग हो वो यूनिक डिग्री वाले हों। अब हमें क्या करना है, जब भी हम मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम नोड एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। कब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जब तक पूरे हीप में जितने भी ट्रीज एग्जिस्टिंग है उन सबकी यूनिक डिग्री ना हो, ठीक है। अब ये काम करने के लिए एक एरे बनाएंगे हम, ध्यान से देखते जाओ। एक एरे बनाया, एरे का साइज क्या होगा, जितना आपके ट्री में, ये जो आपका ट्री है इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी थी इस नोड की, 3, है ना, ट्री की मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 3। तो 3, अब देखिए इसकी 0 0 0, इसकी 1 है, इसकी 2 है, मैक्सिमम डिग्री किसी भी ट्री की कितनी है, 3। तो इस हीप की डिग्री कितनी मानेंगे हम, 3 मानेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो एरे बनेगा वो 0 से लेके 3 तक का बनेगा। ये 3 कहां से आया, मैक्सिमम डिग्री से। मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 3, तो हमने 0 से लेके 3 तक का एरे बना लिया, मतलब एक ज्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी, अगर हम कह रहे हैं कि पूरे हीप में जितने भी ट्री हैं उसमें सबसे बड़ी डिग्री 3 है, तो कौन कौन सी डिग्री उसमें हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है ना। यही 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं डिग्री की। तो इन 4 पॉसिबल वैल्यूज को नोट करके कहीं कुछ ऑपरेशन करने के लिए हमने एक एरे बनाया और उस एरे के इंडेक्सेस कहां से कहां तक चले, 0 से लेके 3 तक चले। चलिए अब इनिशियलाइज कर दिया इसको नल से। अभी इस एरे में पॉइंटर्स को स्टोर करेंगे हम। दिस एरे विल होल्ड द पॉइंटर्स, वैल्यूज होल्ड नहीं करेगा, पॉइंटर्स होल्ड करेगा, ठीक है। किसी रूट लिस्ट को पॉइंट करेगा, रूट लिस्ट में अलग अलग टाइप की अलग अलग ट्रीज को ये पॉइंट करेगा। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जैसे h.min है, अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई h.min वाले को तो आपने हटा दिया, तो अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनमें से h.min कहां लगाएं। तो आप जब भी मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो जिस नोड को आपने एक्सट्रैक्ट किया उसके राइट वाले नोड पर एग्जैक्टली उसका जो राइट साइड का सिबलिंग है वहां पर h.min आ जाएगा। तो देखो इस नोड को हटाया तो इसके जो राइट वाला सिबलिंग है उस पर हमने h.min शिफ्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हो सकता है हम इस यहां पर h.min होता, मान लो 3 यहां पे होता, तो फिर उस केस में किसे बनाते। तो भाई हमें पता है कि ये क्या है, ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है। इसका राइट सिबलिंग कौन है, ये है ना, इसका राइट सिबलिंग कौन है, ये है। अगर इसे डिलीट करते तो अगला h.min किस पे सेट हो जाता, इस पे सेट हो जाता, ठीक बात है। तो जिस भी नोड को हम डिलीट करते हैं h.min को उसके राइट साइड वाले सिबलिंग पर हम सेट करके चले जाते हैं। तो अब देखिए बेटा, तो यहां पर h.min यहां पर था, जहां h.min है वो रूट लिस्ट, वहां से हम रूट लिस्ट को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह को हमने कहा कि हम अपना जो काम करेंगे वो यहां से शुरू करेंगे, इस 17 से हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, W क्या है, W कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है जो कि पूरी रूट लिस्ट के लिए प्रोसेस होगा। जितने भी ट्रीज यहां पर दिए हैं हर ट्री को एक एक बार में हम प्रोसेस करेंगे, वो W की वैल्यू से आगे पीछे होता रहेगा। जिस भी ट्री पर हम जाएंगे काम करेंगे उस टाइम पर उसे W कहेंगे, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब हम उस पर काम कर रहे होंगे तो वो X होगा। मतलब W कैन बी दिस दिस दिस, W इस तरह पूरे ट्री पे चलेगा, पूरे हीप में चलेगा, है ना, जहां पे हम काम करेंगे वो W है, ये मानिए। और एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम किसी नोड पर काम कर रहे हैं, रूट पर काम कर रहे हैं, तो वो रूट आपका X होगा, ठीक है। जब हम पहले को पढ़ेंगे वहां से इसकी क्लैरिटी बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां से शुरू किया, h.min कहां था, यहां था। अब आपको क्या करना है, इसकी डिग्री नोट करनी है। डिग्री नोट करिए, इसकी कितनी है, 1, इसकी डिग्री 1 है। तो क्या हुआ, यहां पे 0 1 2 3 ये पॉइंटर्स पड़े हुए हैं जो शुरू में निल है। तो जब इसकी डिग्री 1 है तो देखिए 1 वाला जो है यहां इसे एक पॉइंटर लगा दिया। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ट्री का एड्रेस जो था वो यहां पर स्टोर करा लिया। अब 1 वाली जो लोकेशन है ना उसमें हमने इसका पॉइंटर ऐड कर दिया। ये काम करना है हमें, क्या करना है, इस एरे में पॉइंटर्स अटैच करने हैं,
ठीक बात है। अब चलो ये काम हो गया, डन हो गया। चलिए दिस इज ए, ये पहला फिगर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका काम हो गया। अब इसके राइट वाले को देखेंगे, इसके राइट वाले पे जाओ। देखो हमने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया, इसके राइट वाले पे गए। अब जब इसके राइट वाले पे गए तो अब W और X ये है राइट वाला 24। इसकी डिग्री देखो 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 वाले से इसको पॉइंट करा दिया। कुछ नहीं कर रहे, एरे में जितने भी लोकेशंस बनी है उन सबको डिग्री के हिसाब से पॉइंट कर रहे हैं। इसकी डिग्री 2 है, तो जहां पर 2 लिखा है वहां पर एक पॉइंटर अटैच कर दो इसके थ्रू, ठीक है। अब इसके राइट पे जाओ। जब हम इसके राइट पे जाओगे तो कहां आओगे, इस पे आओगे। तो देखो अब ये 2 पॉइंटर आप लगा चुके, इसके राइट पे गए। इसके राइट पे क्या है 23, इसकी डिग्री कितनी है 0 डिग्री पर आपने एक पॉइंटर लगा दिया। यहां तक आपने काम कर लिया। अब असली जो काम है यहां से शुरू होता है। क्या, अब आप इसके राइट में चले। जब आप इसके राइट पे चले तो आपको क्या मिला 7 की डिग्री भी कितनी है 0। क्या, अब ये देखेगा रूट लिस्ट पे, यहां पर इस एरे में 0 पर तो ऑलरेडी कोई लगा हुआ है पॉइंटर, है ना। हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हम मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम इस ऑपरेशन को तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक जितने भी ट्रीज हैं उसकी डिस्टिंक्ट डिग्रीज ना हो जाएं, है ना। रिपीटेड डिग्रीज हमें खत्म करनी है। तो क्या हुआ, जैसे ही ये नोड मिला, इसकी डिग्री कितनी है 0। एरे में देखो 0 डिग्री वाला जो है पॉइंटर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों नोड्स को, इन दोनों को आपस में आपको लिंक कर देना है, जैसे हमने बाइनोमियल लिंक में किया था। क्या करते थे लिंक में कि इन दोनों को एक साथ अटैच कर देना है। अब देखो दोनों में से छोटा कौन सा है, क्योंकि ये तो पता है फिबोनाची हीप जो है उसमें मिन हीप प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए बाइनोमियल हीप की तरह। तो क्या करेंगे, 7 को ऊपर रखेंगे और 23 को 7 के नीचे ले आएंगे, है ना। इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे और लिंक करके इसका जो ये पॉइंटर होगा, इस पॉइंटर को कर देंगे रिमूव। क्या करेंगे, फिर से सुनिए हमने क्या किया। जब हम यहां देखिए, जब हम इसे कंसिडर कर रहे हैं तो ये यहां लग चुका। अब जब हम इसके राइट में चले तो हमने देखा 7 की 0 डिग्री है, फिर देखा 0 डिग्री पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉइंटर है। इसका मतलब 0 डिग्री वाले 2 नोड हो गए। इन दोनों नोड्स को हम आपस में लिंक करेंगे। लिंकिंग कैसे करेंगे, छोटा वाला जो नोड होगा वो रूट पे रहेगा और बड़ा वाला उसका चाइल्ड बन जाएगा, जैसे लिंक में करते थे, है ना। और अब जो ये पॉइंटर है उस पॉइंटर को हम रिमूव कर देंगे, जो नया ट्री बना उसका पॉइंटर अटैच करेंगे। ठीक बात है। तो इन दोनों को देखो हमने लिंक किया। लिंक करने के बाद क्या बना हमारा, इन दोनों को लिंक करके ये आया, ठीक है बेटा। इससे ये आया था, ठीक है, फिर इससे ये आया और इससे आपका ये नोड बना। ठीक बात। क्या कर रहा है देखो, इन दोनों को 7 को और 23 को लिंक कर दिया, है ना। 7 23 लिंक करने के बाद ये आपका नया WX है। ठीक बात है। अब जब ये नया WX है, इससे आप अब इसको आप पॉइंटर ढूंढो, इसके लिए इसको आप लिंक करोगे। जब आप इसको लिंक करोगे, इसकी डिग्री कितनी है 1, चेक करो 1 डिग्री वाला ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि जब आप 1 पे गए तो वहां पर पहले से ही एक पॉइंटर है जो कि इसे पॉइंट कर रहा है। तो यहां भी कॉन्फ्लिक्ट आया। अब आप किसे किसे लिंक करोगे, इन दोनों नोड्स को, इसको और इसको, है ना। जिस नोड को आप कंसिडर कर रहे थे, ये नोड आप कंसिडर कर रहे थे, इस नोड के साथ इस नोड को, ये दोनों की रूट लिस्ट को आपको लिंक कर देना है। और लिंक करने के बाद ये पॉइंटर आपको हटा देना है 1 वाला। यही बात कर रहे थे। चलिए अब देखिए, जब आप इन्हें लिंक करेंगे तो देखिए 7 और 23 तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 7 छोटा है 17 बड़ा है। 17 इसका चाइल्ड बन के इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 7 ऊपर रह गया 7 23 और 17 इसके साथ अटैच हो गया। अब ये नया नोड है जिसके लिए हमें पॉइंटर अटैच करना है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, 1 2 डिग्री है। 2 डिग्री पे जाओ, अरे 2 पे तो अभी भी एक पॉइंटर है। आपको करना क्या है, पॉइंटर से अटैच करने हैं। अगर पॉइंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है तो फिर उस केस में आपको लिंक कर देना है। अब देखिए फिर यहां पर इसकी डिग्री 2 है, इसने एरे में चेक किया 2 पर ऑलरेडी कोई पॉइंटर प्लेस्ड है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा इसके साथ लिंक किया जाएगा। ये दोनों सेम डिग्री वाले मिल गए, है ना। इन दोनों को लिंक करो। लिंक करते हुए क्या होगा, जिसकी रूट पे जो वैल्यू है वो छोटी है वो रूट लिस्ट में रहेगी और बाकी दूसरा होगा वो इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो क्या हुआ देखो, ये 24 भी इसका चाइल्ड बन के इस नोड से ये वाला हीप आपका जनरेट हो गया। ठीक है, फिर आपने इसको चेक किया। इतनी बात क्लियर मुझे लगता है समझ में आ गई होगी।
अब फिर से ये डब्ल्यू एक्स है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जब भी हम लिंक करते हैं जो नई डिग्री बनती है ऑलरेडी उस डिग्री पर कोई ना कोई ट्री होता है, तो हमें वो रिपीटेडली लिंक करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी डिग्री कितनी है 3, फिर चेक करो 3 पे कोई है क्या, अब 3 पे कोई नहीं मिला, 3 पे कोई नहीं मिला तो हमने ये पॉइंटर नया अटैच कर दिया। यहां तक मुझे लगता है क्लैरिटी बन गई होगी। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, जो रूट को हटाया, रूट को हटाने के बाद उसके जो चिल्ड्रन थे उनको रूट लिस्ट पर ले गए, और जो जिस रूट को हटाया उसके राइट वाला जो सिबलिंग है उस सिबलिंग पर हमने एच डॉट मिन को लगा के छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी मैक्सिमम डिग्री है उतना बड़ा एक एरे लेंगे, उससे एक साइज 1 0 से लेकर 3 तक का, 3 मैक्सिमम डिग्री थी, 0 से 3 तक का एरे लिया। उस एरे के हिसाब से जहां पर मिन था वहां से हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर एच डॉट मिन था, इससे हमने देखना शुरू किया और एक एक करके इनकी डिग्री के हिसाब से पॉइंटर्स लगाते चले गए। इसकी डिग्री 1 थी, 1 को पॉइंट करा, अगले वाले पे गए, डिग्री 2 थी, 2 वाला पॉइंटर आ गया, फिर नेक्स्ट वाले पे गए, डिग्री 0 थी, 0 वाले पॉइंटर में अटैच कर दिया, फिर नेक्स्ट पे गए, और यहां से जब डिग्रीज रिपीट होने लगी तो फिर हमने उन्हें लिंक करना शुरू कर दिया। कब तक लिंक किया, जब तक हमें एम्प्टी पॉइंटर नहीं मिल गया। जैसे ही पॉइंटर एम्प्टी मिला हमने उस पॉइंटर को अटैच करके छोड़ दिया। तो यहां पर फाइनली क्या हुआ बेटा, देखिए यहां तक जब हम आए तो ये सिनेरियो अब हमारा बन रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, फिर क्योंकि देखो रिपीटेड अभी भी दिख रहा है आपको, है ना। फिर चलो, अब आपने इसको पॉइंटर लगा दिया, अब आप अगले पे चलो। जब आप नेक्स्ट पे चले तो क्या मिला, 21 की डिग्री कितनी है, 0 पे कोई पॉइंटर है नहीं है, तो देखो 0 पे पॉइंटर 21 का लगा दिया। अगला स्टेप ये है, अब इसका काम हो गया। अगला कहां गए, 18 पे गए, है ना। 18 पे चलो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 पे कोई पॉइंटर है नहीं है, तो एक और पॉइंटर लगा दिया 1 पे पॉइंटर आ गया। क्लियर, अब ये काम भी हो गया, 2 पॉइंटर हम अटैच कर चुके। अब देखो अगला क्या है, 52 की डिग्री कितनी है, 0, है ना। 0 वाली डिग्री 52 की कितनी है, 0, और ये 0 वाले पे ऑलरेडी, एक मिनट, ये यहां पर हम थे, यहां 7 का लग गया। फिर उसके बाद हमने 21 कंसिडर किया, ये वाला नोड जो है ये रह गया पॉइंटर, ये पॉइंटर यहां पर अटैच कर देते हैं। ये पॉइंटर एग्जिस्टिंग है बेटा, ठीक है। चलो अब ये यहां तक, ये 3 पॉइंटर ऑक्यूपाइड हैं। अब आप कहां नेक्स्ट गए, 52 पर। यहां तक आपने पॉइंटर लगा दिए, 52 को चेक करो, 52 की डिग्री कितनी है, 0, है ना। 0 डिग्री वाले पे चेक करो, 0 डिग्री वाले पे ऑलरेडी कोई डिग्री एग्जिस्टिंग है तो क्या करेंगे, अब इसे और इसे, इन दोनों को हमें आपस में मर्ज करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए छोटा वाला कौन सा है, 21, बड़ा कौन सा है, 52। तो 52 जो होगा वो 21 के नीचे आएगा, है ना। किस तरह बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ये पूरा का पूरा ट्री, फिर यहां 21, और फिर यहां आ जाएगा आपका 52, और फिर यहां आएगा 18, और यहां 39, और यहां 38 और 41। इस तरह का सीन बन रहा है। ये बनते ही ये जो पॉइंटर है, ये वाला 0 वाला, ये रिमूव हो जाएगा, है ना। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर हम रिमूव कर देंगे। यही तो करते हैं, क्या करते हैं, लिंक करते हैं और पॉइंटर को रिमूव कर देते हैं। पॉइंटर को हमने रिमूव कर दिया। अब ये हमारा एक्स है, देखो ये यहां पर डब्ल्यू एक्स है जहां हमने लिंकिंग की। यहां पर ये डब्ल्यू एक्स जब आपको मिल रहा है तो अब आप क्या करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब आपने चेक किया इसकी डिग्री 1 है, देखो 1 वाली खाली है क्या, 1 वाली पे तो ऑलरेडी कुछ है, मतलब ये वाला है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को लिंक कर देंगे, है ना। इन दोनों को लिंक करके ये 1 वाला पॉइंटर भी हटा देंगे, मतलब 0 वाला तो हटा ही दिया था, इन दोनों को लिंक करके। अब नेक्स्ट पे इसी को देखेंगे और 1 वाला भी लिंक हटा देंगे। तो 1 वाला लिंक हटाएंगे तो ये 18 तो ऊपर रह जाएगा और 21 इस 18 का चाइल्ड बन जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, तो देखिए 18 तो ऊपर ही रह गया और ये इसका चाइल्ड बन गया। ये 0 वाला भी हटा दिया और 1 वाला भी हटा दिया, दोनों पॉइंटर्स हटा दिए, ठीक है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी आई, 2 डिग्री का कोई एम्प्टी है क्या, है, मिल गया एम्प्टी, तो वहां से हमने इस पॉइंटर को अटैच करके छोड़ दिया, ठीक है। देखो दोबारा यहां पे क्या हो रहा था, 0 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, 2 वाला खाली था, है ना। अब यहां पर जब आपने 0 वाला 2 मिले तो इन दोनों को आपस में लिंक किया और इस पॉइंटर को हटा दिया, ये पॉइंटर हट गया। फिर उसके बाद ये 1 डिग्री का हो गया, अगला वाला 1 डिग्री का फिर मिला, तो फिर दोनों को लिंक कर दिया और 1 वाला पॉइंटर भी हटा दिया। तो सिनेरियो क्या बना, अब सिर्फ आपके पास एक पॉइंटर बचा, ये वाला 3 वाला। और ये जो नया रूट लिस्ट बनी, इस रूट लिस्ट पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 वाला पॉइंटर इस पे लगा के छोड़ दिया, ठीक बात है। उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। अब आगे चले, इसे देखा, इसमें क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। भाई यहां थे, इस पे पॉइंटर लग गया, हम आगे बढ़ेंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, 1 पे जाओ,
1 की डिग्री है क्या? कुछ नहीं है, कोई पॉइंटर नहीं लगा हुआ तो 1 वाला पॉइंटर भी लगा दो, 1 वाला पॉइंटर भी लगा दिया, इतना काम खत्म हो गया यहां तक। अब हम जब देखो यहां पे आए तो अब जितने भी ट्रीज आपके दिख रहे हैं वो सारे डिस्टिंक्ट डिग्री वाले ट्रीज हैं। देखिए किसी की भी डिग्री जो है वो रिपीट नहीं हो रही। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे पॉइंटर्स को यहां से हटा देंगे। हटा दिए हमने सारे पॉइंटर, और ये जो रूट लिस्ट थी इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद जो इसका मिनिमम एलिमेंट था उस पर हमने एच डॉट मिन लगा के छोड़ दिया। तो दिस इज योर फाइनल हीप, फाइनल फिबोनाची हीप। ठीक है बेटा, तो क्या एक्सट्रैक्ट मिन के टाइम पर क्या करना है, सीधा सीधा रिपीटेशन क्या करना है कि जिस की को आपको हटाना है आप उसको सिंपली रिमूव कर दीजिए, उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे रूट लिस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपको जो मैक्सिमम डिग्री है उस पूरे हीप की, उससे एक ज्यादा, मतलब 3 डिग्री थी तो हमने 4 वाले स्पेसेस का एक एरे बना लिया, उस एरे में हम पॉइंटर्स को एक एक करके स्टोर कराएंगे, और जहां पर मिन लगा हुआ था उस पोजीशन से लेके हम हर एक नोड को एक्सेस करते चले जाएंगे। रिपीट डिग्री वाले जितने भी मिलेंगे उन सबको आपस में लिंक करते जाएंगे और नई डिग्रीज को पॉइंटर्स लगाते चले जाएंगे। कब तक? जब तक डिस्टिंक्ट डिग्रीज ना बचे। ठीक बात है। अब ये काम जो हमने किया, इस काम को करने के लिए जो हमारा एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम की सबसे पहले बात करते हैं। उस एल्गोरिथम के बेटा दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले बहुत सरल है, इजी है। जो काम हमने यहां किया उसी पार्ट को हमने यहां लिखा हुआ है। क्या है देखिए, z इज इक्वल टू एच डॉट मिन। हमने क्या कहा, एच डॉट मिन जहां पर है वो जो वेरिएबल है, वो जो नोड है उसका नाम क्या है, z। तो हमें z को हटाना है ना। इफ z इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब z एग्जिस्ट करता है। अगर z है तो फॉर ईच चाइल्ड x ऑफ z, जितने भी चिल्ड्रन है एड x टू द रूट लिस्ट ऑफ h, उन सबको रूट लिस्ट पर ऐड कर दो, और x डॉट p इज इक्वल टू नल, और सबका जो पेरेंट है उसको नल पे सेट कर दो। अभी तक तो इनका पेरेंट किसे पॉइंट कर रहा था, 3 को। अब जब ये सारे रूट लिस्ट पे चले जाएंगे तो इनका पेरेंट कौन होगा, नल। तो क्या कर रहा है, ये सारे नोड को एक एक करके रूट लिस्ट पे शिफ्ट करो और सबके पेरेंट को निल सेट कर दो। अब देखो, रिमूव z फ्रॉम द रूट लिस्ट ऑफ h, z को हटा दो। इफ z इक्वल टू z डॉट राइट, इसका क्या मतलब है कि अगर एक ही नोड होता, भाई आपका ये हीप है, ये हीप है, अगर मैं कह रही हूं यहीं पर हमने h डॉट मिन लगा रखा है ना, और इसी के कुछ चिल्ड्रन है। अब अगर आप इसे हटा रहे हैं तो इसके राइट में और लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल नोड है हीप में, एक अकेला ट्री है। तो इस केस में अगर आप इसे हटाएंगे तो क्या होगा, इफ z इज इक्वल टू z डॉट राइट, तो इसका मतलब ये तो आपने हटा दिया, तो h डॉट मिन जो होगा वो निल होगा, है ना। नहीं तो h डॉट मिन जो होगा वो z डॉट राइट पे चला जाएगा। z डॉट राइट मतलब इसका जो राइट वाला जो एलिमेंट है उस पर h डॉट मिन को सेट कर दो, और सेट करने के बाद अब जो जितना भी ऑपरेशन आपने किया उस ऑपरेशन का नाम है कंसोलिडेट। क्या है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट h। कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ कि अब आप उनपे इस तरह से कंसोलिडेशन कीजिए कि सेम डिग्री वाला एक डिस्टिंक्ट ट्री ही एग्जिस्ट करे। इसके बाद का जो पूरा ऑपरेशन हमने किया उसको हम कहेंगे कंसोलिडेट ऑपरेशन। अब वो कंसोलिडेट ऑपरेशन क्या करता है, ये जो आपने जितनी भी बातें की इन सारी चीजों का सूडो कोड समझ लेते हैं। दिस इज द सूडो कोड फॉर दिस थिंग। ठीक है बेटा, चलिए देखिए एक एक करके समझिए क्या है ये। हमने क्या किया, एक एरे बना लिया। मैं डायरेक्टली यहीं से बता रही हूं, मुझे लगता है अब आपको ये सीधा देख के समझ में आएगा। एरे बना लिया, डिग्री ऑफ h डॉट n, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनकी मैक्सिमम डिग्री के हिसाब से 0 से लेके डिग्री तक का एरे बन गया, नया एरे बन गया। उस नए एरे को हमने निल से इनिशियलाइज कर लिया। तो यहां तो बेसिकली क्या किया, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। मैं लिख देती हूं यहां पर, दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, या पॉइंटर एरे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, फॉर ईच नोड w इन द रूट लिस्ट ऑफ h, हर एक नोड को, जिस टाइम पर हम नोड की बात कर रहे हैं उस नोड को हम w कह रहे हैं। x इक्वल टू w, जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो w को आपने कहा कि वो x है। x की जो डिग्री है वो है d। जब तक ये जो आपका कोड है ये पूरा का पूरा 4 से लेके 14 तक का, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये क्या इंश्योर करता है, देखिए यहां से लेके 4 से लेके 14 तक क्या इंश्योर कर रहा है, इट दिस कोड ensures that no two trees in the
फिबोनाची हीप हैव सेम डिग्री। ये जो हमने काम किया, इतना कोड जो है वो ये कह रहा है कि सेम डिग्री वाला दो ट्री नहीं हो पाएंगे। कैसे कह रहा है देखिए, ये क्या कह रहा है, जब तक a ऑफ d इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब जब तक आपको वो पोजीशन खाली ना मिले। कहां पर, ये आपने एरे बनाया है ना, अगर इस एरे का नाम है a, तो 0 1 2 3 a ऑफ d मतलब ये पोजीशन, a ऑफ 1 मतलब ये पोजीशन, इस तरह से ये सारी पोजीशंस की बात कर रहे हैं हम। अब जब तक ये निल ना मिल जाए, मतलब खाली पोजीशन चाहिए, इसका मतलब जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर आपको कोई ऐसा नोड मिला या ऐसा ट्री मिला जो ऑलरेडी सेम है, अनदर नोड विद द सेम डिग्री, है ना, तो उस केस में क्या करोगे, अगर y की जो नया मिला उसकी की कम है तो क्या करें, x और y को एक्सचेंज कर दें। x और y को एक्सचेंज करने का मतलब जो अब x था अब वो y है, ठीक है, और उन्हें सिंपल लिंक कर दें। लिंक करने का मतलब ये जो दो नोड्स हैं, जैसे हमने यहां कहा इस तरह से, तो इन दोनों को आपस में लिंक कर दें। जो छोटा वाला होगा वो रूट बन जाएगा और बड़ा वाला जो होगा वो उसका चाइल्ड बन जाएगा। तो सिंपल आपने यहां पे क्या बात कर रहे हैं आप, कि अगर कोई पॉइंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में अगर नया नोड मिला जो सेम डिग्री वाला है, तो उनकी वैल्यू के हिसाब से आप उनको लिंक कर दीजिए। ठीक है, लिंक करने के बाद वो जो पॉइंटर आपको दिख रहा था वो पॉइंटर हटा दीजिए, तो a ऑफ d इज इक्वल टू निल सेट कर दीजिए, और जो वो x नोड जो बना अब उसकी डिग्री जो है वो +1 है। क्यों, क्योंकि आप देखिए पहले x ये था, ये x था, जब आपने इसे इसके साथ मर्ज किया तो ये हटके इसके साथ यहां अटैच हो गया, तो इसकी डिग्री जो थी वो +1 हो गई, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अगर पॉइंटर खाली नहीं है और सेम नोड मिला, सेम डिग्री, दूसरा कोई नोड मिला सेम डिग्री वाला, तो उनकी की कम है उसको हेड पर रख के इनको दोनों ट्रीज को लिंक कर दो। जो पॉइंटर एग्जिस्टिंग कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, उसे हटा दो और डिग्री को कर दो +1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल डिग्री असाइन करते हुए चले जाओ। भाई अगर रिपीट हो रहा है तो ये वाला काम परफॉर्म करो, नहीं तो सिंपल जो एरे है उस पे पॉइंटर्स लगाते चले जाओ। ये क्या कह रहा है, एक्स को का जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को यहां पर अटैच करते चले जाओ। ठीक है, और जो ट्री है उस पे से हमने देखो मिनिमम हटा दिया था। यहां पे देखो जब भी हमने ट्री पे काम करना शुरू किया कंसोलिडेट का, तो हमने मिनिमम जो था उसको निल कर दिया था, मिनिमम हटा दिया। क्यों, क्योंकि वो मिनिमम जो होगा उसकी लोकेशन को हम चेंज करेंगे बाद में। तो क्या हुआ देखो, मिनिमम हमने निल करके छोड़ दिया। अब देखो आगे, अब क्या है, इतना कोड क्या काम कर रहा है, ये देखो यहां से यहां तक इतना काम, ये जो मैंने आपको बताया लाइन नंबर 4 से 14 तक इतना पूरा काम हो चुका। मतलब जो हम करेंगे तो सारे ये पॉइंटर्स ये लगा के छोड़ देगा और कोई भी पॉइंटर सेम डिग्री के नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारे पॉइंटर्स यहां से रिमूव करने हैं। जहां जहां आपको पॉइंटर नजर आ रहा है, जहां निल है वहां पर तो छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, और जहां आपको पॉइंटर मिले वहां पर एक नई रूट लिस्ट क्रिएट करनी है और रूट लिस्ट पर आपको ट्रीज अटैच करते जाने हैं। और एंड में क्या करेंगे, उन ट्रीज का जो मिनिमम वाला नोड होगा उस पर h.min लगा के छोड़ देंगे, है ना। इसी काम को देखिए यहां पर कैसे किया। अब क्या कह रहे हैं, अब फिर से एरे में आ गए हम 0 से लेके लास्ट पोजीशन तक। अगर निल नहीं है, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंटर है। भाई लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में जो हमें एरे मिला था उसमें ये तो निल था और ये इन सबके पॉइंटर्स हमें मिल गए थे। 3 ट्री बने, ये देखो ये 3 ट्री बने, तीनों के पॉइंटर है, पहला वाला जो है वो पॉइंटर नहीं है ना, वहां पर हमें निल मिला, पहले वाले पे निल है। तो ये क्या कह रहा है, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू निल, मतलब जहां पर निल नहीं है क्रिएट अ लूप, क्या इफ h.min इज इक्वल टू निल, मतलब अभी जो आपका हीप है उसका h.min जो है वो आपका निल है, आपने h.min तो लगा नहीं रखा उस पर, तो क्रिएट अ रूट लिस्ट फॉर h कंटेनिंग जस्ट a ऑफ i। एक एक करके आप रूट लिस्ट को बनाना शुरू करिए। पहले आपने ये उठाया है ना, a ऑफ i क्या है ये, तो इस पर जो ट्री है वो ट्री आया और फिर h.min को उस पर लगा दिया, है ना। नहीं तो अगर एग्जिस्टिंग है, मतलब जब पहला ट्री डालेंगे तो उस केस में तो ये वैलिड होगा, और जब हम अगला नोड डालेंगे तो अगले वाले नोड के लिए वो एग्जिस्टिंग जो रूट लिस्ट है उसमें नए नए ट्री अटैच करती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे नए नए ट्री अटैच होंगे, देखो बेटा इसका मतलब ये है कि पहली बार में क्या हुआ, देखो पहली बार में इसने इसे प्रोसेस किया 1 वाले को, है ना, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू निल, पहला वाला कौन सा आया 1 वाला, तो क्या हुआ, सबसे पहले बना 38
और फिर आया आपका 41 और इसने इसे H डॉट मिन बना दिया, ये काम किया इसने। फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ा तो 2 पे क्या आया 18। अब एग्जिस्टिंग जो है वो नील नहीं है, तो क्या करना है आपको, इसी के साथ इसको अटैच करना है ना। तो आपने क्या किया, नए वाले नोड में इसके साथ इसे अटैच कर दिया। देखो यहां पर आपने यहां पर 18, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 और 39 पूरा का पूरा ट्री एक साथ रूट लिस्ट पर 21 52 पूरा ट्री आपने अटैच कर दिया। इन दोनों में कंपेयर किया, अब जो नया ट्री आया उसकी की वैल्यू इससे कम है, तो यहां से एच डॉट मिन हटा के एच डॉट मिन कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, है ना। फिर आगे चले, आगे वाले पे नील नहीं है, फिर एक नया नोड है, इसी तरह ये पूरा नोड इसकी रूट लिस्ट पे अटैच कर देंगे और इसकी जो एच डॉट मिन है फिर फाइनली वो एच डॉट मिन हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं बेसिकली, फिर देखिए क्या कर रहे हैं, सारी डिग्री से लेके जहां जहां हमें नील नहीं मिलता उन उन नोड्स की रूट लिस्ट बनाते चले जाएंगे। एग्जिस्टिंग है तो इंसर्ट करते चले जाएंगे, एग्जिस्टिंग नहीं है तो नई रूट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और फिर लास्ट में आके हम अगर ये ध्यान रखेंगे, जब भी कोई नया ट्री हमने इंसर्ट किया उसकी की अगर मिन की से छोटी है तो उसको नया मिनिमम बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को यहां पर स्टेप्स में लिख रखा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी लैंग्वेज को ना रटें, जिस तरह से आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसी तरह से आप अगर सूडो कोड को समझते हैं तो आपको इसे मेमोराइज करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, फिर से दोबारा मैं सूडो कोड एक बार आपको बताती हूं, जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा। ये क्या है, नया एरे बनाया और उसको नल से इनिशियलाइज कर दिया। ये पूरा का पूरा कोड क्या इंश्योर कर रहा है कि आप जब तक ये जो रूट लिस्ट है, इस पूरी रूट लिस्ट के जो पॉइंटर्स हैं, रूट लिस्ट पर पॉइंटर्स लगाते जाइए और अगर सेम डिग्री के कुछ रूट्स नजर आ रहे हैं तो उस केस में आप उनको आपस में लिंक करते जाइए। तो और अगर नहीं होगा तो पॉइंटर लगा के छोड़ देना। तो इतना काम जो है ये मेन कंसोलिडेशन का काम हो रहा है, मेन जो ऑपरेशन है वो इतने में परफॉर्म हो रहा है ना। क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर नोड की डिग्री नोट करते हैं, अगर उसकी डिग्री पर ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है तो उस केस में उसे लिंक कर देते हैं, है ना, पॉइंटर को हटा देते हैं और डिग्री को प्लस कर देते हैं। यही काम कर रहे थे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल एक पॉइंटर को अटैच करके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना काम आपको कंसोलिडेशन में करना है। चलिए अब देखिए, अब अमोर्टाइज कॉस्ट जो है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की वो याद रखनी है आपको, वो है बिग O ऑफ log n, है ना। ये अमोर्टाइज एनालिसिस के हिसाब से है। यही दो, जितने भी फिबोनाची हीप की हम बात करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की और एक किसी भी नोड को डिलीट करना, ये दो एल्गोरिथम जो हैं, ये दो ऑपरेशन जो हैं, ये log n टाइम लेते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट टाइप में ये वाइंड अप कर देता है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये लिंक ऑपरेशन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या करता है लिंक, y को x का चाइल्ड बना देगा, है ना। x की अगर छोटी है y से तो ये क्या करेगा, x के लेफ्ट में y को लगा देगा। यही काम हमने पहले भी कर रखा था, इसका चाइल्ड बना देगा और इसको मार्क जो होगा वो फॉल्स होगा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई नया नोड इंसर्ट होता है तो उसका जो मार्क होता है वो हमेशा फॉल्स होता है, वो अनमार्क्ड नोड होता है। तो क्या है, देखो, रिमूव करेंगे y को रूट लिस्ट से और उसके बाद y को x का चाइल्ड बना देंगे, उसकी डिग्री को x को इंक्रीज कर देंगे और y जो डॉट मार्क जो होगा उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए डिक्रीज की ऑपरेशन क्या है। डिक्रीज की हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या कहता है डिक्रीज की, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नोड है उस नोड की वैल्यू को आप छोटा कर दीजिए, उसकी की को छोटा करिए। तो पहले इसके एल्गोरिथम को समझने से पहले ये पूरा कोड है जो हम रन करके अभी देखेंगे, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिक्रीज की ऑपरेशन काम कैसे करता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझें। ये एक ट्री है हमारे पास, ये वही ट्री है जो अभी लास्ट जब हमने एक्सट्रैक्ट मिन किया था तो ये फाइनल ट्री आया था। इस पे हम डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो, सपोज एक एक करके सारे केसेस जो होंगे वो इस एग्जांपल में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और उन केसेस को फिर हम कोड में देखेंगे कि वो किस तरह से लिखे जाएंगे। ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी हम ट्री की बात कर रहे हैं या किसी हीप की बात कर रहे हैं, इस टाइम आपको जो नजर आ रहा है, ये जितने भी ग्रे कलर के नोड्स हैं ये सारे अनमार्क्ड नोड्स हैं और ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं ये मार्क्ड हैं। इस तरह से याद रखना, मार्क्ड और अनमार्क्ड दो तरह के नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सपोज ये जो नोड है 46 जिसकी की है उसको रिड्यूस करके मुझे करना है 15। इस 46 वाली की को रिड्यूस करके मुझे 15 बनाना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना है,
क्या किया मैंने, 15 की वैल्यू 46 से कम है। अगर मान लो जिस की को हम डाल रहे होते उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होती तो क्या होता, एरर आती है ना। अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इससे कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नोड को रिप्लेस करके की को आपने कर दिया 15। अब आप चेक करो, ये हमें पता है कि इस ट्री में हम काम कर रहे हैं, है ना। और जितने भी बाइनोमियल, ये जो आपका फिबोनाची हीप है, इसकी प्रॉपर्टी भी ये कहती है कि जितने भी ट्रीज हैं वो मिन हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे, है ना। तो इसके पेरेंट को देखो, इसके पेरेंट की वैल्यू क्या है 24, इसकी वैल्यू क्या है 15। तो भाई ये तो इसका जो पेरेंट है उसकी की तो इससे बड़ी है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, इसको यहां से कट कर देना है, कट कर देना है। 15 को क्या करना है, यहां से कट कर देना है। 15 यहां से क्या होगा, कट हो जाएगा। ध्यान रखना है जो वर्ड मैं यूज कर रही हूं उसी वर्ड्स को सूडो कोड में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे फिर से सुनिए, ये जो नोड है 46, इसकी की को मैंने डिक्रीज करके 15 बना दिया। 15 बनाने से इसकी जो मिन हीप की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉब्लम में आ गई। क्यों, क्योंकि जो इसका पेरेंट है 24, उसको देखो, पेरेंट जो है उसकी की इससे बड़ी है। तो उस केस में इस नोड को यहां से कट करके इसकी रूट लिस्ट पर यहां पर अटैच कर दो, कट करो, रूट लिस्ट पर अटैच कर दो। और जैसे ही कट होके ऊपर जाएगा ये अनमार्क्ड नोड की तरह यहां पर ऐड होगा। इसे अनमार्क्ड नोड बनाना है, चाहे मार्क्ड हो चाहे ना हो, ये यहां जाके अनमार्क्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, हमने यहां से इसको 15 बना दिया था, कट किया, कट करके इसे रूट पे पहुंचा दिया। ये तो पहला केस है। कौन सा केस, कि जब आप किसी भी नोड की को कम करें, रिड्यूस करें, डिक्रीज करें और उसका जो पेरेंट है उसकी की नेचुरली उससे बड़ी हो गई, मिन ही प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं हो रही, तो उस केस में आपको उस नोड को कट करना है। अगर मान लो ये एक्स है, मान लो ये एक्स है जिसके ऊपर मुझे काम करना, जिसकी की मैंने डिक्रीज की, मान लो उसकी वैल्यू, उसका नाम है एक्स और उसका जो पेरेंट है उसका नाम है वाई, इस तरह मानो। तो एक्स और वाई के बीच में मुझे कट लगा देना है ना। और कट करके एक्स को कहां ले जाना है, रूट लिस्ट पर। तो हम एक्स को रूट लिस्ट पर ले गए और इसे अनमार्क्ड कर दिया। अनमार्क्ड था, यहां भी ये अनमार्क्ड रहेगा, ठीक है। अब देखो इतना काम खत्म हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका जो पेरेंट है, अब इसके पेरेंट को चेक करो। कट तो कर दिया, कट करके रूट लिस्ट पे ले गए, पेरेंट को चेक करो, पेरेंट मार्क्ड है या अनमार्क्ड है। पेरेंट जो है वो अनमार्क्ड है। अगर पेरेंट अनमार्क्ड है तो उसको मार्क कर दो। देखो पेरेंट जो था, जिसे डिलीट किया, जिसे कट किया, उसका पेरेंट अनमार्क्ड है, तो अब उसको मार्क कर दो। दैट्स इट, बस अब ये काम आपका खत्म हो गया। अब आपको आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। जिस नोड को आपने डिलीट किया उसको देखा, पेरेंट की उससे बड़ी थी तो आपने कट किया और रूट लिस्ट में ऐड करके अनमार्क बना के छोड़ दिया। और पेरेंट को अब चेक किया, कट करने के बाद पेरेंट को देखा वो मार्क्ड था या अनमार्क्ड था। अगर वो मार्क्ड नहीं था, अनमार्क्ड था, तो अब उसे मार्क कर दो। दैट्स इट, ये काम यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अब चलिए अगला केस लेते हैं जहां पर हमें मल्टीपल कट्स करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए फिर क्या करना है। मान लीजिए ये 35 है, अब ये नया एक्स है जिसकी की मुझे डिक्रीज करनी है, ठीक है। और ये है उसका पेरेंट वाई। 35 की को डिक्रीज करके मैंने कर दिया, सपोज एग्जाम्पल में लीजिए, मैंने इसकी डिक्रीज करके इसकी की कर दी 5, ठीक है। ये मेरा एक्स था। अब देखो इसका जो पेरेंट है उसकी की इससे ज्यादा है तो नेचुरली क्या होगा, ये कट होगा, है ना। क्यों, मिन ही प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, इसे हमें यहां से कट करना पड़ेगा। कट करके क्या करेंगे, इसे रूट लिस्ट पे ऐड कर देंगे। तो देखो कट किया और रूट लिस्ट पे ऐड कर दिया। जब आप रूट लिस्ट पे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अनमार्क करेंगे। हमेशा रूट लिस्ट पर कोई भी मार्क नोड यहां पर आपको जो आप नया ऐड करेंगे उसे अनमार्क करेंगे, ठीक है। कर दिया आपने अनमार्क, हो गया ये 5 चला गया। अब इसके पेरेंट को देखो, क्या इसका पेरेंट जो था वो मार्क्ड था या अनमार्क्ड था, भाई मार्क्ड था। अगर मार्क्ड है तो फिर अब इस पेरेंट को भी यहां से हटाओ। पेरेंट का जो पेरेंट है उसके बीच का कनेक्शन भी खत्म कर दो। मतलब पेरेंट अगर अनमार्क्ड था तो हमने उसको मार्क बना के छोड़ दिया था, लेकिन अगर पेरेंट पहले से मार्क्ड है तो अब उसको अनमार्क करके रूट लिस्ट पर फिर दोबारा से ले जाओ। मतलब फिर दोबारा से आपने इसको यहां से कट कर देना है। तो आपने 2 बार कट किया, पहले इसको कट किया, फिर उसके बाद अगर मार्क्ड पेरेंट है तो इसको फिर से कट किया। इसको कहते हैं कास्केड कट, मल्टीपल कट्स, है ना। मल्टीपल कट्स कब तक करते रहेंगे आप, जब तक आप या तो अनमार्क्ड नोड ना मिल जाए,
कोई पेरेंट ऐसा जो अनमार्क्ड हो, या तो वहां तक पहुंच जाए या फिर आप रूट तक पहुंच जाएं, तब तक आप ये कास्केड कट करते रहेंगे। तो आपने क्या किया, फिर से सुनिए। अगर आपने 35 को 5 कर दिया तो यहां देखिए मिन ही प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए आपने यहां पर कट लगा दिया और 5 को आप ले गए रूट पर और अनमार्क करके छोड़ दिया। अब आपने इसके पेरेंट को देखा, पेरेंट इसका मार्क्ड है, अगर मार्क्ड है तो इसे अनमार्क करके यहां फिर कट लगाओ और इस पेरेंट को भी रूट पे ले जाओ। तो देखो यहां पे आपने क्या किया, यहां चेक किया मार्क्ड है तो यहां भी कट लगाओ और इसको रूट पर ले जाओ। आप 26 को भी रूट पर ले गए। अब आपने 26 के पेरेंट को चेक किया, वो भी मार्क्ड था। देखिए 26 का पेरेंट भी मार्क्ड है, क्या है 24। तो यहां फिर आपको कट लगाना है और 24 को फिर से आप रूट लिस्ट पर ले जाएंगे। इसको कहते हैं कास्केड कट। कास्केड कट का मतलब एक कट करने की वजह से मल्टीपल कट्स आप कर रहे हैं। अब ये कट बेटा कब तक करोगे, जब तक या तो कोई अनमार्क्ड नोड ना मिल जाए, मतलब कोई अनमार्क्ड पेरेंट ना मिल जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उसे मार्क बना के काम खत्म हो जाएगा, या फिर आप रूट लिस्ट पे ना पहुंच जाओ, क्योंकि इसके बाद इसका कोई पेरेंट होगा ही नहीं, इसकी जो पेरेंट पॉइंटर होगी वो नील होगी, है ना। तो रूट लिस्ट तक आपको कास्केड कट करते चले जाना है जब तक आपको मार्क्ड नोड्स मिल रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां फिर कट लगाया, 24 जो था ये फिर रूट लिस्ट में चला गया। अब इसका जो पेरेंट है वो क्या है 7, कहां आ गए, रूट पे भी आ गए। रूट पे ना भी आते आप तो यहां क्या था, मार्क्ड था, अनमार्क्ड था, तो अनमार्क्ड है तो इसको बस यहीं कहीं छोड़ देंगे। ठीक बात है। तो बस इतना काम आपको यहां तक करना है। ठीक, इस प्रोसेस को कहते हैं कट और कास्केड कट, है ना। कट कब करना है, जब आपका जो पेरेंट है वो मिन ही प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करना, कट तो करना ही करना है। अब पेरेंट को चेक करना है, अगर पेरेंट पहले से अनमार्क्ड है तो उसको मार्क्ड बना देना है ना, और काम खत्म हो जाएगा। और अगर पेरेंट मार्क्ड है तो उसको अनमार्क करके रूट लिस्ट पर अटैच कर देना है, कट लगा देना है। और वो कट कब तक लगाएंगे, हर बार पेरेंट को चेक करते जाएंगे, जब तक मार्क्ड पेरेंट मिलेगा तब तक कट लगा के रूट लिस्ट पे ऐड करते जाएंगे और रूट लिस्ट पे उसे अनमार्क बना देंगे, है ना। देखो इन सबको अनमार्क्ड बना दिया, सब मार्क्ड थे, अब ये सारे अनमार्क्ड है। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक रूट पे ना आ जाए या फिर कोई अनमार्क्ड नोड ना मिल जाए। ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन आपने किया, ये इसका कोड है। कोड को अब समझते हैं, जो हमने ऑपरेशन जिस तरह से हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसी से रिलेट करेंगे। देखिए हीप डिक्रीज की, एच क्या है हीप, एक्स क्या है वो नोड जो एग्जिस्टिंग नोड है, के क्या है जो उसकी नई डिग्री, जो नई वैल्यू हमें उसे देनी है, ये नई की है ना, जिसकी वैल्यू उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू से कम है। अब देखो इफ की इज ग्रेटर देन एक्स डॉट की, भाई अगर आप डिक्रीज की लगा रहे हो और जो नई की है उसकी वैल्यू इस की से कम हुई, ज्यादा हुई, तो उस केस में डिक्रीज की तो हुआ नहीं है, आप तो की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब एरर आ जाएगी, है ना। नहीं तो आपको क्या करना है, एक्स डॉट की जो इक्वल टू के, आपको डिग्री उसकी जो की है उसको चेंज कर देना है। एक्स डॉट की इक्वल टू के, नई वाली की उसमें दे दी। एक्स का जो पेरेंट है वो उसे हम कह रहे हैं वाई, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, ये देखिए एक्स का जो पेरेंट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, एक्स का जो पेरेंट है वो है वाई, उसको हमने वाई कह दिया। ठीक है, जब तक वाई निल ना हो जाए, मतलब जब तक हम रूट पे ना पहुंच जाए। एंड एक्स डॉट की इज लेस देन वाई डॉट की, मतलब एक्स, ये मिनिमम मिन ही प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है। एक्स की जो की है वो वाई से छोटी है, बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि मिन हीप है, पेरेंट की छोटी होनी चाहिए। ये अगर बड़ी है तो क्या करेंगे, कट करेंगे, और अगर फिर कास्केड कट करेंगे, कट भी करेंगे कास्केड कट भी करेंगे। ये अपने आप पता चल जाएगा किस तरह से चलेगा अभी। ठीक है, क्या करें, या तो रूट तक पहुंच जाओ या फिर जब तक मिनी, और कब तक रूट पर चलते चले जाओ जब तक कोई अगला पेरेंट ना मिले तब तक, और की छोटी हो तब तक कट लगाते चले जाओ और साथ में उसको कास्केड करो अगर रिक्वायर्ड है। फिर अगर लास्ट में जब तो सारा काम कर लोगे, अगर एक्स की जो होगी वो मिनिमम की से छोटी होगी तो एक्स को नया मिनिमम बना देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, अब ये देखिए कट और कास्केड कट कैसे काम कर रहे हैं। देखो कट का मतलब क्या है, हमने क्या कहा था, रिमूव एक्स फ्रॉम द चाइल्ड लिस्ट ऑफ वाई। जैसे ये नोड है वाई और ये है एक्स, है ना, और यहां पर ये रूट लिस्ट पर इस तरह से लगा हुआ है, ये बात हम कर रहे थे। मुझे यहां पे कट लगाना है, कट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स था ये रूट लिस्ट में जाके ऐड हो गया था। ठीक बात है, और अगर ये मार्क्ड था तो हम इसे यहां भी कट करते थे, अगर ये अनमार्क्ड था तो इसे मार्क कर देते थे, ये काम करते थे। अब पढ़ो क्या है, रिमूव एक्स फ्रॉम द चाइल्ड लिस्ट ऑफ वाई, एक्स वाई की चाइल्ड लिस्ट से रिमूव कर दो, हटा दो, मतलब इसे यहां से। डिक्रीमेंटिंग वाई डिग्री, वाई की डिग्री, वाई के अगर 3-4 होते, जितनी भी डिग्री होती उसकी डिग्री एक कम हो जाती, क्योंकि ये वाला एज उसका खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आपने इस एज को यहां से कट कर दिया।
एड एक्स टू द रूट लिस्ट ऑफ एच, एक्स को एच की रूट लिस्ट पर ऐड कर दिया। ये एक्स कहां, यहां ऐड हो गया। एक्स डॉट पी इज इक्वल टू नल, एक्स का जो पेरेंट है उसको नल बना दिया नेचुरली क्योंकि ये रूट लिस्ट पे आ गया। और एक्स डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स, ये इंश्योर कर लिया कि ये यहां पर मार्क ना हो। कट करके जब आप इसे रूट लिस्ट पर अटैच करेंगे तो ये अनमार्क्ड होना चाहिए। चलिए, तो कट का तो ये प्रोसीजर हो गया सिंपल, क्या कि आपने यहां से कट लगाया, कट लगा के आपने इसे रूट लिस्ट पर पुश कर दिया, बस कट ये वाला काम कर रहा है। अब ये जो डिसाइड करना है कि इसके पेरेंट को चेक करो वो मार्क्ड है या अनमार्क्ड है, ये सारी चेकिंग कहां होती है, कास्केड कट के अंदर। इसीलिए कट के बाद कास्केड कट का कोड कॉल किया जाता है। ठीक है, देखो कास्केड कट क्या कह रहा है। अगर y का पेरेंट है z, y का जो पेरेंट है वो है z, तो उस केस में अगर z नॉट इक्वल टू नील, चलिए ये वाला केस बना लेते हैं, ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। अब देखो ये वाला केस रन करो, ये वाला केस है, इस केस की बात कर रहे हैं, इस वाले केस की बात कर रहे हैं। ये है x, ये है y, ये है z, ठीक बात है। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। चलिए अब देखिए, जब तक पेरेंट नील ना हो जाए, मतलब बिल्कुल रूट पे ना आ जाए, इफ y डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स, अगर पेरेंट जो है वो मार्क्ड नहीं है तो उसको मार्क कर दो और काम खत्म, बाहर आ जाओ। फिर से देखिए, जब आपने पेरेंट को आपने चेक किया, जब तक रूट पे ना पहुंच जाए, अगर y की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, मार्क की वैल्यू फॉल्स है, मतलब नोड जो था वो अनमार्क है, तो उसे मार्क करो और बाहर आ जाओ। यही काम हमने किया था। देखिए यहां क्या किया हमने, क्या किया, इसको रिमूव किया, कट किया, तो ये यहां आ गया। और अब हमने इसके पेरेंट को चेक किया, अनमार्क था तो मार्क करके हमने प्रोसीजर को एंड कर दिया। ठीक बात है। तो पहले केस में क्या हुआ, मार्क जो था उसे अनमार्क था उसे मार्क करके हम बाहर आ गए। नहीं तो क्या करोगे, कट करो दोबारा से, फिर से आपको कट करना है ना, और कट करना है और फिर से कास्केड कट करना है। कट और दोबारा आपको उसी काम को रिपीट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर इस स्टेप पर हम इस एल्गोरिथम को लगा के देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं आपका कट कास्केड कट कैसे काम कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या किया, यहां पर आपने इसको रिमूव किया है ना, इसको रिमूव करके आपने रूट लिस्ट पर लगा दिया। जैसे ही आपने कट किया ये रूट लिस्ट पर पहुंच गया। अब आपने इसके पेरेंट को चेक किया, इसका पेरेंट क्या था, मार्क्ड था। अब देखो ये y है, ये z है, ठीक है बेटा। देखो y डॉट p को हमने z कह दिया। इफ z नॉट इक्वल टू नील, क्या z नील है, नहीं, z नील नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। इफ y डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स, बताओ y डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स है या ट्रू है, बताओ। ट्रू है, क्योंकि ट्रू है तो ये कंडीशन जो थी ये फॉल्स हो गई। y डॉट मार्क इक्वल टू फॉल्स, मतलब y मार्क नहीं है तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हम कहां गए, फिर से कट करेंगे, है ना। क्या किया हमने, y और z के बीच में कट लगा दिया। देखिए तो हमने क्या किया, y और z के बीच में कट लगा दिया, है ना। कट लगाते ही क्या होगा, ये जो 26 था ये फिर ऊपर चला गया, अनमार्क कर दिया हमने उसे, ये कट ने काम करा। और ये करने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से दोबारा देखो, फिर क्या हुआ, कास्केड कट। कास्केड कट में फिर हमने यही चेक किया, अब क्या हुआ, फिर यही चीज हमने चेक की। अब ये कट हो गया, यहां पे आ गए। अब इन दोनों के लिए ये y है, ये z है, फिर दोबारा इसी के लिए ये काम किया। क्या ये मार्क्ड है, हाँ जी ये भी मार्क्ड है, तो फिर कट लगा दिया, फिर इसको ऊपर ले गए और फिर वही काम इस पे किया। तो इसको कहते हैं कास्केड कट। ठीक है, जब तक हमें मार्क्ड पेरेंट मिलता रहेगा हम कट करते रहेंगे और पेरेंट को रूट लिस्ट पर अटैच करते रहेंगे और वहां उसको अनमार्क बना देंगे। और ये ऑपरेशन कब तक करेंगे, जब तक या तो हम रूट पर पहुंच जाएं या फिर हमें कोई ऐसा पेरेंट मिले जो ऑलरेडी मार्क्ड ना हो, अनमार्क्ड मिले। अनमार्क्ड मिलेगा तो उसे मार्क निकाल के बना के हम वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका डिक्रीज की ऑपरेशन। डिक्रीज की ऑपरेशन में आपको सिंपल क्या करना है कि आपको कट परफॉर्म करना है और कट करने के बाद आपको नोड को रूट लिस्ट पर ऐड कर देना है, फिर उसके पेरेंट को चेक करना है। अगर पेरेंट अनमार्क्ड है तो मार्क्ड बना के काम खत्म हो जाता है। अगर वो मार्क्ड है ऑलरेडी तो उस केस में उसको भी कट करना है। कब तक कट करते रहेंगे, जब तक हमें मार्क्ड पेरेंट मिलते रहेंगे। जैसे ही अनमार्क्ड मिलेगा उसे मार्क करके बाहर आ जाएंगे, या फिर अगर रूट पे पहुंच गए तो हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डिक्रीज की ऑपरेशन। ठीक बात है, डिक्रीज की ऑपरेशन जो होता है ये देखिए,
ठीक है। और ये जितने भी आपने काम किए इसकी जो कॉस्ट है हीप डिक्रीज की जो कॉस्ट है वो है बिग O ऑफ 1। जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट मिन और डिलीट दो ऑपरेशंस हैं जिनकी कॉस्ट जो होगी वो लॉग इन होगी, अदरवाइज सबकी कांस्टेंट टाइम कॉस्ट होती है। तो देखिए अब क्या है, अगला लास्ट ऑपरेशन है डिलीटिंग अ नोड। किसी एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है। हमें पता है हमने बाइनोमियल हीप में भी सेम काम किया था, है ना। अगर किसी नोड को डिलीट करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो की है उसको मिनिमाइज करके डिक्रीज की कर देते हैं। ठीक बात है। कैसे करेंगे देखिए, h डॉट एक्स हीप डिलीट अगर करना है तो हीप डिक्रीज की h x कॉमा इनफाइनाइट, इस तरह से लिख लो। क्या करेंगे सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका बेटा, मैं लिख देती हूं यहां पर, x की जो की है उस की को आप x जो अब है उसे आप माइनस इनफाइनाइट बना दीजिए। क्या करते हैं हम कि जब भी हमें डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये हीप है उसकी जो x वाला नोड है उसकी की को माइनस इनफाइनाइट बना दो। डिक्रीज की ऑपरेशन से ये काम हम करेंगे जो भी हमने किया था। डिक्रीज की से क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट बनेंगे, कट करके उसे रूट लिस्ट पर ले आएंगे। ठीक है, कब तक कट करते रहेंगे, जब तक हमें मार्क नोड मिलते रहेंगे। अब ये काम कर लेंगे तो क्या होगा, रूट लिस्ट पर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिन से उसके अंदर, अब एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन क्या करता है, एच में से एक्सट्रैक्ट मिन को बाहर निकाल लेता है। भाई मिन हीप में क्या करना है, सबसे छोटा वाला आपने उसके ऊपर बिठा दिया, वहां से आप छोटे वाले नोड को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट मिन जो होगा वो लॉग एन टाइम में पूरा का पूरा रन होगा, है ना। क्या कह रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग हीप है, ठीक, ये एक एग्जिस्टिंग हीप है, इसकी किसी की को मुझे डिलीट करना है। मान लो मुझे इसे डिलीट करना है, तो इस की को डिलीट करने से पहले इसकी वैल्यू में बना दूं माइनस इनफाइनाइट। इससे छोटा तो कुछ भी नहीं होता। तो माइनस इनफाइनाइट का मतलब ये मिन हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब करेगी, तो हम इसे कट करेंगे, कट करके इसे रूट लिस्ट पर ले जाएंगे, है ना। और रूट लिस्ट पर ये कब तक कट होगा, जब तक हमें मार्क नोड मिलते रहेंगे। तो ये वाला काम हमने डिक्रीज की ऑपरेशन से कर लेना है। तो अल्टीमेटली माइनस इनफाइनाइट वाला नोड कहां जाएगा, रूट पर, है ना। फिर यहां पर हम इसे एच डॉट मिन लगाएंगे और यहां से फिर इसको डिलीट कर देंगे। ठीक बात है। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, जो डिलीट ऑपरेशन में हमने काम किया था वो सारे के सारे यहां पर पॉसिबल हो जाएंगे। ये जो था एक्सट्रैक्ट मिन, ठीक है बेटा। अब देखो एक्सट्रैक्ट मिन के केस में डिक्रीज की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो तो थी बिग O ऑफ 1, अभी हमने देखा था। लेकिन जो एक्सट्रैक्ट मिन है वो लॉग इन टाइम में रन होता है, तो इसका मतलब डिलीशन के लिए भी टोटल हमें लॉग इन टाइम लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए, देखो यहां से ध्यान से समझना। मान लो आपको इस पर्टिकुलर की वैल्यू को डिक्रीज करना है ना। फिर से देखो, इसको डिक्रीज आपने किया था 15 किया था, यहां तो इसका कोई चाइल्ड नहीं था। मान लो इसका भी कोई चाइल्ड होता तो ये पूरा यहां कट लगाते ये पूरा का पूरा ये उठ के तब इसकी रूट लिस्ट पे चला जाता। यहां पे ये 15 आता और उसके चिल्ड्रन साथ में आते, इस तरह से होता। अगर इसके कोई चाइल्ड नोड भी होते तो वो भी इसके साथ जाके रूट लिस्ट पे अटैच होते, है ना। क्या मतलब हुई, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो इसकी वैल्यू मैंने की 15, है ना, और यहां पर होता सपोज 10 और यहां होता 9, तो ये जो कट लगता, ये कट यहां से लगता और ये पूरा का पूरा जो ट्री है, ये पूरा ट्री ही उठ के यहां पर रूट लिस्ट पे आ जाता। ठीक है बेटा, याद रखना है, खाली नोड नहीं ले जाना। अगर उसके नीचे पूरा ट्री है तो वो पूरा ही ट्री कट के ऊपर चला जाता। ठीक, तो ये हुआ आपका फिबोनाची हीप। और फिबोनाची हीप में और बाइनोमियल हीप में कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। वैसे आपको अब तक समझ में आ गया होगा। क्या देखिए, जो फिबोनाची हीप है वो मिन हीप ऑर्डर ट्रीज हैं, बाइनोमियल ट्री जरूरी नहीं है हो। जबकि बाइनोमियल हीप में क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज होता है। फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, उसमें सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लॉग इन टाइम होती हैं। एक दो ऑपरेशंस हैं जो कांस्टेंट टाइम में चलते हैं, जबकि जो फिबोनाची हीप है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीशन और डिक्रीज, जो एक्सट्रैक्ट मिन थी, एक्सट्रैक्ट मिन कहां लिखा है, एक्सट्रैक्ट मिन और डिलीशन के केस में ये लॉग इन टाइम लेती है, अदरवाइज ये सब में कांस्टेंट टाइम से कंप्लीट कर देती है। अब यहां देखो, स्पेस एफिशिएंट जो है वो कौन सी थी आपकी, फिबोनाची। क्यों, क्योंकि इसमें आप हर बार एडिशनल स्पेसिस की रिक्वायरमेंट रखते हैं। आपने डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट से रखी है, जितने ज्यादा पॉइंटर लगाओगे उतनी ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज होगी, है ना। ऐसे ही एडवांटेज क्या है, इसमें इंसर्शन और मर्जिंग जो है वो फास्टर है एज कंपेयर टू बाइनोमियल हीप। फिर साथ में एप्लीकेशन जो है एडवांस एल्गोरिथम्स में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे डिक्रीज की ऑपरेशन जहां पे हमें चाहिए होता है,
वहां पर हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्रीज की में लॉग इन टाइम की बजाय ये क्या लेता है, कांस्टेंट टाइम में किसी भी की को डिक्रीज कर देता है। यहां पर प्रायोरिटी क्यूज ग्राफ्स एल्गोरिथम्स में इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, पोटेंशियल ट्रेड ऑफ क्या है, इंक्रीज स्पेस ओवरहेड है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कांस्टेंट फैक्टर्स इसमें ज्यादा आ जाते हैं, जबकि ये जो है बाइनोमियल हीप है ये कंपैरेटिवली स्लो है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लॉग इन रहती है, लेकिन हाँ ये है कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एज कंपेयर्ड कम रहती है फिबोनाची हीप के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि मैंने आपको इसके सारे फिबोनाची हीप के सारे एल्गोरिथम्स पढ़ा दिए, लेकिन फिबोनाची हीप के जितने भी एल्गोरिथम मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट तो होने चाहिए, क्योंकि दोनों बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट है। लेकिन एग्जाम में फिबोनाची हीप से रिलेटेड या तो शॉर्ट नोट पूछा गया है, प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, या फिर बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप में डिफरेंस पूछे गए हैं, है ना। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, डा का जब पेपर आएगा तो पेपर में किसी भी तरह का ऑपरेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं तो आपको बेटा ये सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक को छोड़ के ना जाएं, इजी चीजें हैं, इनको एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, पढ़ के जाएं, क्योंकि आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।